हेलो फ्रेंड्स, वीएससी के लास्ट लेक्चर में हमने स्वेस प्लेट टाइप कंप्रेसर के बारे में स्टडी किया था। अब आज हम कंडेंसर के बारे में स्टडी करते हैं कि कंडेंसर एक दूसरा ऐसा इक्विपमेंट है व्हीकल एयर कंडीशनिंग का। तो कि कंडेंसर जो है वो किस तरीके से दिखता है, उसका काम क्या है, और तीसरी बात कि उसके कंपोनेंट्स किस तरीके से उसकी अरेंजमेंट की जाती है, उसके अंदर फिन्स किस तरीके से होते हैं, सभी के बारे में। तो अभी जो हमारे पास एक कंडेंसर है यहाँ पे, जिसके बारे में हम देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंडेंसर, ठीक है, ये डैमेज है टाटा का। अब यहाँ पे हम देखें तो जिस तरीके से कंडेंसर के बारे में हम देख ले थोड़ा, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो डैमेज है, जिससे आपको आसानी से पता चलेगा यहाँ पे कि ये जो पट्टी दिख रही है जिस तरीके से ये लाइन, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो लाइन है, ठीक है, उसको आप यहाँ से भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर एक थोड़ी सी उसकी विड्थ है, जिससे अंदर की तरफ से ये कूलेंट जो होता है, यानी कि रेफ्रिजरेंट जो होता है, वो यहाँ से इस तरीके से पास आउट होता है। अब ये जो है कंडेंसर, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इसके अंदर क्या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। वो हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो कंडेंसर है, जिसके अंदर यहाँ से अगर रेफ्रिजरेंट आ रहा है तो इस डायरेक्शन से रेफ्रिजरेंट बाहर निकल जाएगा। यानी ये हमारे लिए सिंपल है कि रेफ्रिजरेंट यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और ये आप देख सकते हो जिस तरीके से अंदर ये जो जिगजैग पैटर्न दिख रही है आपको, इस तरीके से वॉर्मलिंग पैटर्न। तो ये जो वॉर्मलिंग पैटर्न या तो जिगजैगिंग पैटर्न जो है, वो जो पैटर्न बनाए हुए हैं वो किस लिए है, तो कि जितनी भी फिन्स हैं, ठीक है, वो फिन्स क्यों जितनी हो सके उतनी एयर उसको प्रोवाइड की जा सके और वहाँ पे वो वॉर्मलिंग हो जाए, यानी कि जितनी भी एयर है वो सब वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए, जिसकी वजह से जितनी भी एयर है वो अगर वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी तो उसकी वजह से यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी कि जितना हो सकेगा उतना वहाँ से रेफ्रिजरेंट क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। अब हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरीके से हम यहाँ पे देखें फिन्स के ऊपर, तो आपको समझ में आएगा कि जैसे कि अगर इनपुट गिने तो यहाँ का जो आगे का पोर्शन होगा वो कहाँ की तरफ जाएगा, कंप्रेसर की तरफ जाएगा, यानी कि ये एंड कंप्रेसर की तरफ जाएगा। तो कंप्रेसर में से जो आ रहा है वो कैसा होगा, हाई वेपोराइज वेपर रेफ्रिजरेंट। अब ये जो वेपर रेफ्रिजरेंट जैसे आगे बढ़ रहा है, जैसे आगे बढ़ रहा है, तो वैसे ही वो यहाँ के एंड से बाहर निकलते वो क्या हो जाएगा, कंडेंस होके हाई वेपोराइज, लेकिन वो उसमें क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन होने की वजह से उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स यानी मॉइस्चर कंटेंट भी उसके अंदर आ गए होंगे, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट भी आ गए होंगे। यानी कि जैसे जैसे ठंडा पड़ेगा, यानी कंडेंसर जो है वो क्या करता है, कंडेंस करता है यानी क्या करता है, अंदर से जो हीट है उसको क्या करता है, रिलीज़ करके बाहर की तरफ भेज देता है। उसको हीट को रिलीज़ करके क्या कर देता है, बाहर की तरफ वो भेज देता है। अब यहाँ पे जैसे हम समझे कि ये कंडेंसर का जो सेगमेंट है, तो यहाँ पे जो डैमेज पोर्शंस जो है उसमें हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि ये जो है जैसे कि हम यहाँ पे एक फिन्स की तरफ देखें तो आपको समझ में आएगा जिस तरीके से हम डैमेज कर रहे हैं यहाँ पे, तो जिससे आपके लिए ये ईजी रहेगा समझने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे इसको डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये पूरा क्या हो गया है, इरोड हो गया यहाँ की जो फिन्स है। अब आप देख सकते हो अगर ये फिन्स इस तरीके से रहे, ठीक है, सपोज़ कि जैसे कि आपके लिए एक क्वेश्चन हो सकता है कि सपोज़ कि अगर ये जो बीच वाला जो सेगमेंट्स है, इस तरीके से जो छोटे छोटे सेगमेंट्स है जो एल्यूमिनियम से बने हुए हैं फिन्स वाले, तो वो क्यों बनाए हुए हैं, बिकॉज अगर ये सिर्फ इस तरीके से रेफ्रिजरेंट कैलरीज होती है, रेफ्रिजरेंट पाइप्स होती है, और इस तरीके से बीच में फिन्स लगाई हुई नहीं होती जिस तरीके से ये यहाँ पे फिन्स लगाए हुए हैं, तो क्या होता, तो कि यहाँ से जो एयर आ रही है वो सीधी सीधी क्या हो जाती, यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाती इस तरीके से अंदर। अगर ये अंदर सीधे सीधे ट्रांसफ़र हो जाती तो फिर एक चीज़ है कि यहाँ पे जो कूलिंग होना चाहिए वो सही से कूलिंग हो पाता नहीं, यानी कि जो रेफ्रिजरेंट का जो कूलिंग होना चाहिए हमारे लिए वो सही से रेफ्रिजरेंट का कूलिंग नहीं हो पाता, जिसके लिए यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये बनी, जो यहाँ पे जो फिन्स लगाई गई, आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी फिन्स है वो सब किस लिए लगाई गई, कि जिसकी वजह से ये यहाँ पे जैसे ही ये यहाँ पे एयर अंदर एंटर होगी, ठीक है, तो जो एयर अंदर एंटर होगी तो जिससे क्या होगा कि जैसे ही एयर अंदर एंटर होगी तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो आप देख रहे हो जिगजैगिंग पैटर्न की वजह से वो एयर वहाँ पे घूमती रहेगी, और एयर अंदर घूमेगी तो जिसकी वजह से ये जो पोर्शन है उस पर वो क्या होगी,
अटैच होगी, और अटैच होने की वजह से वहाँ पे वो जितना हो सके उतना बेटर और एफिशिएंट कूलिंग वो प्रोवाइड कर पाएगा। तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन कूलिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे ये उसका इनपुट है, जैसे ये घूमता जाएगा और यहाँ से ये उसका आउटलेट है, यहाँ पे वो बाहर निकल रहा है। ये रिसीवर ड्रायर हम जिसको बोलते हैं, और वो रिसीवर ड्रायर का यहाँ पे आप देख सकते हो इनलेट, यानी ये यहाँ से इसके साथ कनेक्टेड होता रहेगा। वो किस तरीके से, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसलिए सबसे पहले हम सिर्फ कंपोनेंट्स के बारे में समझ रहे हैं। तो आपको ये जो कंडेंसर है उसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब हम दूसरे कंडेंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दूसरा कंडेंसर है, जिसके अंदर हम समझते हैं कि दूसरा कंडेंसर किस तरीके का है, क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये कंडेंसर, तो आप देख सकते हो ये जो कंडेंसर था हमारा और ये कंडेंसर अब हम जो देख रहे हैं उसमें कितना फ़र्क है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, ये जो पोर्शन होगा यहाँ से उसका इनलेट है, वो दूसरी तरफ है, ये उसका आउटलेट है। जबकि यहाँ पे उसकी फिन्स आप देख सकते हो कितनी बड़ी फिन्स दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे सभी फिन्स बहुत बड़ी दी हुई है। जबकि इसकी गैलरीज किस तरीके से, तो हम समझे तो यहाँ से ये पोर्शन जा रहा है इस तरीके से, जबकि ये स्नैक स्केल के तरीके से यहाँ से आया, बाद में वापस स्नैक स्केल के तरीके से घूम रहा है। ये इस तरीके से घूमते घूमते, यानी कि यहाँ पे वन वे है, एक ही वे है जहाँ से ये अंदर आ रहा है और ये घूम रहा है इस तरीके से, और स्नैक के तरीके से यहाँ पे आके इस पोर्शन से वो बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पे हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सबसे ज़्यादा एडवांटेजेबल रहेगा या ये पोर्शन ज़्यादा एडवांटेजेबल रहेगा। तो इसके अंदर हमको ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कि डायरेक्ट फ्लो हो रहा है। डायरेक्ट फ्लो के अंदर ये क्या है कि यहाँ से ये फ्लो हुआ और ये जो लाइन है वहाँ से ये ऊपर जाके यहाँ से क्या हो गया, रिटर्न हो गया। अब इसके अंदर हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जैसे ही यहाँ से डायरेक्ट फ्लो हो रहा है तो इसको कूलिंग होने के लिए टाइम बहुत कम मिलता है। जबकि यहाँ क्या है कि ये जो एक कूलेंट है यानी कि रेफ्रिजरेंट है, उसको ट्रांसफ़र होने में बहुत सारा टाइम मिल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है, जिसकी वजह से वो अच्छे से अच्छा वो कूलिंग प्रोवाइड कर पाएगा। और यहाँ से जो कंडेंस हुआ होगा यानी कि हाई वेपोराइज जो कूलेंट होगा वो आगे जाते हुए, यानी कि रेफ्रिजरेंट होगा वो आगे जाते हुए यहाँ पे जो आएगा वो मॉइस्चराइज्ड ज़्यादा फॉर्म में रहेगा और कूलिंग भी अच्छे से अच्छी प्रोवाइड कर पाया होगा। जबकि यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है कि उसका डायरेक्ट फ्लो है, तो डायरेक्ट फ्लो की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रेफ्रिजरेंट को जितना यहाँ पे पास होना चाहिए वो, और यहाँ की हम थिकनेस देखें तो भी क्या है, कम है। तो जिसकी वजह से ये हम कंपेयर इसलिए कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आपको समझ में भी आए कि दोनों क्या है और किस तरीके से। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ हम समझते हैं, तो जिस तरीके से कि यहाँ पे जो थिकनेस है वो कम है, जिसकी वजह से यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट है वो कम जा रहा होगा। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इसकी जो फिन्स है, फिन सेगमेंट्स हैं वो भी छोटे छोटे, कि यहाँ पे हम देखें तो फिन सेगमेंट्स क्या है, बड़ा है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे देखें थोड़ा और जूम करके आप देख सकते हो, ठीक है, कि जिसकी वजह से यहाँ पे जो एयर आएगी वो और मोबिलिफाई होगी और इमल्सिफाई होगी, जिसकी वजह से यहाँ का जो सेगमेंट्स है जिसकी थिकनेस आप देख सकते हो, जो नॉर्मल यहाँ के जो फिन्स थी उससे कई गुना ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट घूमेगा वो और ज़्यादा कंडेंस होकर फिर आगे की तरफ बढ़ेगा और ज़्यादा कंडेंस होकर जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेगा, जिसकी वजह से इसका जो ट्रांसपोर्टेटिंग टाइम है वो ज़्यादा है। तो ट्रांसपोर्टेटिंग टाइम ज़्यादा होने की वजह से वो जो रेफ्रिजरेंट रहेगा वो अच्छे से अच्छा कंडेंस हो पाएगा। तो अब हम इससे आगे समझते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ये जो एलिमेंट्स है थर्मोस्टेटिक एलिमेंट्स, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में हमको समझना है। बाकी सब जो है एक इनपुट है और एक इसका आउटलेट है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कंडेंसर के बारे में। अभी हमारे पास और एक कंडेंसर है जिसके बारे में हम समझते हैं। अब ये तीसरा कंडेंसर आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास ये तीसरा कंडेंसर आ चुका है। अब ये तीसरा कंडेंसर जो है वो, अब तीनों कंडेंसर को हम साथ में रख के हम कंपेयर करेंगे कि तीनों कंडेंसर में क्या फ़र्क है और किस तरीके से है, ठीक है। तो ये कंडेंसर हम देखें तो ये कंडेंसर के अंदर भी क्या है कि ये दोनों के बीच का है, शायद तक हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ की जो साइज़ है आप देख सकते हो बहुत छोटी है और जो गैलरीज़ है वो बहुत छोटी है, जबकि यहाँ पे गैलरीज बड़ी है, स्क्रीन्स भी बहुत बड़े है। जबकि यहाँ क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्रैवल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल ट्रैवल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो आप स्क्रीन्स का गैप देखोगे तो वो थोड़ा किस तरीके से, तो कि ट्रायंगुलर शेप में होने की वजह से यहाँ पे एक सबसे अच्छा एडवांटेज ये मिलता है हमको कि वहाँ पे एक एंगल के ऊपर जब ये एयर इम्पैक्ट होती है, जब कोई भी एंगल पे, तो वो वहाँ से टकरा के वापस आती है। जिस तरीके से
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे जिस तरीके से ये एक फिन्स है उसमें से यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसका एक डिसएडवांटेज ये है यहाँ पे स्पीडीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, लेकिन इसका एक एडवांटेज ये है कि मल्टीपल ट्रांसपोर्टेशन होगा। आप देख सकते हो जितने भी फिन्स है ये सब में से ट्रांसपोर्ट होगा। इसका डिसएडवांटेज ये है यहाँ से एक ही फ्लो हो रहा है, सिंगुलर फ्लो हो रहा है, और सिंगुलर फ्लो और सिंगुलर आउटलेट है। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल आउटलेट है, मल्टीपल इनलेट है और मल्टीपल आउटलेट है। यहाँ पे भी इसी तरीके से कि जिसकी वजह से लास्ट में तो उसका आउटलेट एक ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि फिन्स के अंदर यहाँ पे मल्टीपल इनलेट और मल्टीपल आउटलेट है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंगल इनलेट और सिंगल आउटलेट है। यहाँ पे कंडेंसर जिस तरीके से, ठीक है, इसमें से कुछ थोड़ा ऑयल जो वो थोड़ा निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक इसका इनलेट रहेगा, एक उसका आउटलेट रहेगा। अब यहाँ पे जिस तरीके से कि एक लाइन है वो छोटी है, जिसकी वजह से ये हाई प्रेशराइज होगी, यानी कि ये कंप्रेसर की तरफ से आती होगी। ये बड़ी लाइन है, दैट मीन्स ये थोड़ी लो प्रेशराइज होगी, यानी ये कौन सी तरफ, एक्सपांसन वाल्व की तरफ बढ़ती होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको तीनों कंडेंसर के बारे में समझ में आ गया होगा कि तीनों कंडेंसर किस तरीके से वर्क करते हैं, और ये जो हमारे तीनों कंडेंसर है इसके अंदर क्या क्या फ़र्क है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हमारा वो रिसीवर ड्रायर और उसके ऊपर रहेगा, थर्मोस्टेट के ऊपर रहेगा। अभी जो मैं आपको आगे थोड़ा थियोरेटिकल बताने जा रहा हूँ तो उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। ये हमारे लिए और एक चीज़ है कि ये जो होता है वो किस तरह के एल्यूमिनियम मटेरियल जो होता है उससे बना होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो पिस्टन जिस मटेरियल से बना होता है उसी मटेरियल से, यानी कि हम इसको हाथ से भी इस तरीके से मूवमेंट दे सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हम हाथ से भी इसको मूवमेंट दे रहे हैं और वो पूरा उसकी डायरेक्शन जो है वो सब क्या हो रही है, डिस्टोर्ट हो रही है, यानी वो चेंज हो रही है, जिस तरीके से हम यहाँ पे देखें। अब ये अगर साइज़ या तो डायरेक्शन अगर डिस्टोर्ट हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इतना पोर्शन है, जिस तरीके से कोई वाटर हाथ से भी इतना कर रहा हो तो वाटर स्प्रेशर तो क्या हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अगर इस तरीके से हो गया तो यहाँ से एयर क्या हो पाएगी, अंदर नहीं जा पाएगी। अगर यहाँ से एयर अंदर नहीं जा पाई तो ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, वो इतने पोर्शन में से वो कूलिंग सही से प्रोवाइड कर पाएगा नहीं। और अगर सोचो कि सभी जगह पे ऐसा हो गया, अगर ये पूरा पोर्शन है, अगर पूरा पोर्शन इस तरीके से हो जाएगा और पूरा पोर्शन लॉक हो गया तो इतना जो सेगमेंट है इसका ट्रांसपोर्टेटिंग टाइम जो है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर से जो कूलिंग होना चाहिए वो कूलिंग सही से हमको मिलेगा नहीं। यानी ये हमारा एक चीज़ है कि ये हमको फिन्स के बारे में देखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात होती है फिन्स के अंदर होल्स हो जाना। जिस तरीके से फिन्स है अब इस तरीके से बाहर आ गई है, ठीक है, तो ये फिन्स बाहर आ गई जिसकी वजह से ये जो जगह है यहाँ की, तो ये जगह पे क्या होगा कि एयर के साइक्लोन्स क्रिएट होंगे, क्योंकि एयर यहाँ से टकराएगी। अब यहाँ से अंदर आराम से चली जाएगी ये पोर्शन से, लेकिन यहाँ का जो सेगमेंट है इतना, वहाँ से एयर साइक्लोनिक इफेक्ट क्रिएट होगी। और एयर साइक्लोनिक इफेक्ट क्रिएट होने की वजह से यहाँ का जो कूलिंग है वो क्या होगा, डिस्टर्ब कूलिंग होगा। कि यहाँ पे क्या होगा कि वो जो रेफ्रिजरेंट है यहाँ पे जिस तरीके से कंटिन्यूस कूलिंग हो रहा है, तो इतना जो सेगमेंट है, इतने सेगमेंट के अंदर कंटिन्यूस कूलिंग हो भी सकता है, या तो ज़्यादा भी हो सकता है या तो कम भी हो सकता है। यानी कि ये इट्स ऑल आर डिपेंड्स अपॉन द फिन्स डायरेक्शंस, फिन्स डिज़ाइंस एंड फिन्स कंडीशंस। बिकॉज अगर फिन्स की कंडीशन सही नहीं रही तो ये सही से वो कंडेंसर सही से कंडेंस नहीं कर पाएगा रेफ्रिजरेंट को। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कंडेंसर और कंडेंसर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से हॉरिजॉन्टल कंडेंसर किस तरीके से ये कि जिसके अंदर हॉरिजॉन्टली किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे वन वे डायरेक्शन ट्रांसपोर्टेशन है कि जिसके अंदर सिंगुलर ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है, ये भी उसी तरीके से, लेकिन मल्टीपल ट्रांसपोर्टेशन इन ए हॉरिजॉन्टल वे इन ए सिंगुलर डायरेक्शन, दैट्स 1 1 1 2 दिस, इस तरीके से। तो जिसके अंदर हम देखें यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि ये मैंने वर्टिकली रखा है, इसलिए जिस तरीके से मैं ऐसे रखूँ तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कंडेंसर, उसका इनलेट आउटलेट, ठीक है, कंडेंसर। अब इसके रिसीवर ड्रायर, वो जो भी कंपोनेंट्स हैं, थर्मोस्टेटिक जो कंपोनेंट्स है, इसका जो थर्मोस्टेटिक कंपोनेंट, उसके वाल्व्स, वो सब किस तरीके से काम करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे।